नमस्कार। मैं डॉक्टर सुषमा पांडे, सह आचार्य राजनीति विज्ञान। आज के व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं पाश्चात्य राजनीतिक विचारक हीगल के युद्ध संबंधी विचारों के संदर्भ में। हम आरंभ करते हैं कि हीगल ने युद्ध की जिस अवधारणा की बात की है उसके संदर्भ में उसका क्या मत है। तो हीगल के अनुसार संप्रभुता राज्य का सर्वोच्च तत्व होती है और राज्यों का एक दूसरे के साथ आत्मनिर्भर, स्वायत्त और स्वतंत्र व्यक्तियों जैसा संबंध होता है। राज्य की जो संप्रभुता है वह समस्त व्यक्तियों और संगठनों पर लागू होती है। संप्रभुता का प्रश्न एक स्वतंत्र तथा नैतिक समष्टि के रूप में राज्य की वास्तविकता का प्रश्न भी है, ऐसा हीगल का मानना था। इसीलिए हीगल का कहना था कि यही सब युद्ध के, जिसे कि निरपेक्ष और मात्र संयोग नहीं समझना चाहिए, उसके नैतिक पक्ष को जन्म देता है। साथ ही साथ हीगल ये भी मानता है कि राज्य जो हैं वो हीगल के अनुसार सामाजिक विकास का चरमोत्कर्ष मानता है राज्य को हीगल, और साथ ही साथ यह भी मानता है कि उसकी शक्ति असीमित होती है। जिस प्रकार उसके ऊपर कोई आंतरिक बंधन नहीं होते, उसी प्रकार वह बाहरी बंधनों से भी मुक्त होता है और उसकी शक्ति को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों या संधियों से सीमित नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से हीगल मानता है कि राज्यों के ऊपर कोई अंतर्राष्ट्रीय या सार्वभौमिक सत्ता न होने के कारण उसके पारस्परिक झगड़े अंततोगत्वा युद्ध द्वारा ही तय किए जाते हैं। तो इस तरह से हीगल के अनुसार युद्ध जो वह है वो राष्ट्र राज्य का एक आवश्यक सिद्धांत है और इस रूप में उन्होंने युद्ध को स्वीकार किया है। और साथ ही साथ यहाँ मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हीगल के अनुसार इतिहास में विश्वात्मा जो है वो अपने विभिन्न रूपों में जब प्रकट होती है तो प्रत्येक युग में विश्वात्मा का असली रूप जो है वो शक्तिशाली राज्य के रूप में ही अवतरित होता है और युद्ध में ही विश्वात्मा यह निर्णय करती है कि कौन सा राज्य उसकी आत्मा का सच्चा मूर्त रूप है और उसी राज्य को विश्वात्मा विजय प्रदान करती है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हीगल का ये मानना है कि विभिन्न संप्रभु इच्छाओं के टकराव में और उनके परस्पर संबंधों की द्वंद्वात्मकता के जरिए सार्वभौम विश्वात्मा काम करती है जो सभी राज्यों से भी ऊंची है। तो इस तरह से हीगल ने ये माना है कि युद्ध में ही विश्वात्मा का निर्णय होता है कि कौन सा रूप उसकी आत्मा का सही रूप है और राज्य को विश्वात्मा ही विजय प्रदान करती है। इस अपनी सोच के साथ, इस विचार के साथ हीगल ये मानते हैं कि युद्ध के अनेक परिणाम या उसके लाभ दिखाई देते हैं। तो अब हम चर्चा करेंगे कि हीगल के अनुसार युद्ध के परिणाम या लाभ कौन से हैं। तो सर्वप्रथम हीगल ये मानकर चलता है, जो हीगल अपने विश्वात्मा के विचार के साथ जोड़ते हुए ये कहता है कि युद्ध के अनेक सुपरिणाम निकलते हैं जो कि लाभदायक होते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हीगल जो है वो युद्ध के अच्छे परिणामों की अपेक्षा रखते हैं और साथ ही साथ वो ये भी मानते हैं कि वो समाज के लिए लाभकारी भी होते हैं। हीगल ये मानकर चलते हैं कि युद्ध जो है वो व्यक्ति के स्वार्थी अहम का नाश करता है और इस प्रकार मानव जाति को पतन के मार्ग से बचाकर युद्ध जो है वो क्रियाशील करता है। अर्थात हीगल ये मानता है कि अगर युद्ध की स्थिति होती है तो उसके विनाशकारी परिणाम नहीं होते, बल्कि कई सुपरिणाम या अच्छे परिणाम सामने आते हैं जो कि लाभकारी होते हैं। और उसमें उनका कहना था कि व्यक्ति चूंकि स्वार्थी है तो युद्ध जो है वो व्यक्ति के इस अहम का नाश करता है और मानव जाति को के पतन को रोकने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। साथ ही साथ हीगल ये मानते हैं, या हीगल के अनुसार हम कह सकते हैं कि युद्ध जो है स्वयं एव एक नैतिक कार्य है। अर्थात हीगल युद्ध को अपने आप में एक नैतिक कार्य मानते हैं। हीगल का कहना था कि शांति जो है वो भ्रष्टाचार फैलाती है और अनंत शांति भ्रष्टाचार फैलाएगी, ऐसा उनका तर्क था। साथ ही साथ वो यह भी कहते हैं कि युद्ध जो है वह स्थिति है जो इहलौकिक स्वार्थों और स्वाभिमान को ऊंचा उठाती है। और दूसरी ओर हीगल यह भी कहते हैं कि युद्ध का जो महत्व है वो यह भी है कि इसके द्वारा जनता का नैतिक स्वास्थ्य सुरक्षित रहता है। और इसके लिए वो कहते हैं कि जिस प्रकार वायु का चलना समुद्र को शांत वातावरण से उत्पन्न होने वाली गंदगी से बचाता है, ठीक उसी प्रकार गतिहीन अनंत राष्ट्रों में शांति से भ्रष्टाचार फैलता है। तो इस तरह से हीगल के अनुसार अगर हम देखें तो हीगल का ये मानना है कि सफल युद्धों ने
अगर हम इतिहास की ओर देखें तो जहाँ भी युद्धों की सफलता देखी गई है, उन युद्धों ने नागरिक विद्रोहों को रोककर राज्यों की आंतरिक शक्ति को संगठित और बलशाली बनाया है। और युद्ध जो है वो मनुष्यों में विभिन्न सद्गुणों जैसे कि साहस, देशभक्ति, एकता, शूरवीरता, बलिदान आदि का भी विकास करता है। और साथ ही साथ हीगल ये कहता है कि बंदूक और बारूद जो है वो सभ्यता को उन्नत करने वाले आविष्कार थे। तो इस तरह से हीगल की जो युद्ध की जो अवधारणा है, उसमें हीगल ये मानकर चलता है कि अगर युद्ध की बात होती है तो उसके अनेक अच्छे परिणाम आते हैं जो कि किसी भी राष्ट्र के लिए अच्छे होते हैं। इससे मानव का स्वयं का भी विकास होता है, साथ ही साथ उसका नैतिक स्वास्थ्य सुरक्षित रहता है। और वह जो है वो उसमें व्यक्ति में जो स्वार्थ है, जो अभिमान है, वह भी जो युद्ध की स्थिति है वो उसको और अधिक ऊंचा उठाती है। अब तो इस तरह से वो ये मानकर चलते हैं कि युद्ध जो है वो जनता के नैतिक स्वास्थ्य के सुरक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण साधन है। तो इस तरह से हीगल ने अपने युद्ध के परिणामों या लाभ की चर्चा हमारे सामने रखी है। अब हम बात करेंगे एक निष्कर्ष की कि हीगल की ये युद्ध संबंधी जो अवधारणा है, जो विचारधारा है, उससे हीगल के विचारों के माध्यम से हम किस चीज़ को सामने पाते हैं या हीगल ने क्या हमारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो मूलतः युद्ध द्वारा हीगल जो थे वो जर्मन राज्य का उत्कर्ष देखना चाहते थे, क्योंकि तत्कालीन जर्मन व्यवस्था को वह सर्वोत्कृष्ट एवं आदर्श मानते थे। क्योंकि हीगल का जो विश्वात्मा का विचार है, उसमें हीगल का कहना था कि उनकी विश्वात्मा की जो प्रगति का इतिहास है वो संप्रभु राज्यों के विकास का ही इतिहास है। उनके अनुसार हीगल इसके अनुसार हीगल विश्व इतिहास को 4 ऐतिहासिक राज्यों में विभाजित करते हैं। पहला है प्राच्य, दूसरा रोमन, तीसरा यूनानी और उसके बाद आता है जर्मन। इन सभी जो ऐतिहासिक राज्यों की बात हीगल करते हैं, इनमें संबद्ध राज्य पद्धतियां क्रमशः इस प्रकार है। अर्थात इनमें जो राज्य पद्धतियां हैं उनमें उनको हीगल ने 4 रूपों में हमारे सामने रखा है। प्राच्य धर्मतंत्र यानी एक की स्वतंत्रता, जनतंत्र तथा अभिजात तंत्र। अभिजात तंत्र का मतलब है कुछ की स्वतंत्रता, और संवैधानिक राजतंत्र यानी सबकी स्वतंत्रता। तो इस तरह से हीगल ने विश्व इतिहास को 4 राज्यों में विभाजित करके और उनमें राज्य पद्धतियों की चर्चा की है। हीगल लिखते हैं कि पूर्व एक ही की स्वतंत्रता जानता था, यूनानी और रोमन विश्व कुछ की स्वतंत्रता जानता है, और जर्मन विश्व जानता है कि सभी स्वतंत्र हैं। अतः जो मूल उद्देश्य था हीगल का, वह जर्मन राज्य का उत्कर्ष था। इसलिए मानकर चलते थे हीगल कि जर्मन राज्य के विकास के लिए विश्वात्मा का चरमोत्कर्ष अनिवार्य है। यानी हीगल जर्मन राज्य के विकास के लिए जिसके कि वह विश्वात्मा का चरमोत्कर्ष मानता था, वह व्यक्ति स्वतंत्रता और अंतर्राष्ट्रीय नियमों की बलि देने के लिए भी तैयार था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हीगल की जो युद्ध संबंधी जो विचारधारा है, जो अवधारणा है, उसके साथ हीगल ने यह माना है कि युद्ध जो हैं वो मूल रूप में कहीं ना कहीं जाकर विश्वात्मा के चरमोत्कर्ष की परिणति के रूप में सामने आएंगे और उसके माध्यम से जर्मन राज्य के विकास की स्थिति जन्म लेगी। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके हीगल ने अपने युद्ध की अवधारणा हमारे सामने प्रस्तुत की थी। तो इस तरह से हीगल ये मानकर चलते हैं कि युद्ध जो है वह जो नैतिक पक्ष को जन्म देता है, एक ऐसी संप्रभुता को जन्म देता है जो कि वास्तव में कोई संयोग और निरपेक्ष बाहरी स्वरूप नहीं है, बल्कि वास्तव में वह ये मानकर चलते हैं कि राज्य जो है मूल रूप में उसके ऊपर क्योंकि कोई अंतर्राष्ट्रीय या सार्वभौमिक सत्ता नहीं होती, और इसीलिए जो आपस के जो झगड़े होते हैं, आपस के जो विवाद होते हैं, अंततोगत्वा युद्ध द्वारा ही तय किए जाते हैं। इसलिए हीगल ये मानकर चलते हैं कि एक राष्ट्र राज्य का आवश्यक सिद्धांत युद्ध ही होता है। तो इस तरह से हीगल ने हमारे सामने जो युद्ध की अवधारणा या विचारधारा को हमारे सामने रखा है, और वह किसी भी राष्ट्र राज्य व्यवस्था के एक आवश्यक स्वरूप के रूप में, उसके परिणाम के रूप में, उसके एक तत्व के रूप में वो युद्ध को मानते हैं। और ये मानते हैं कि युद्ध जो है वो विनाश नहीं करता, बल्कि युद्ध जो है वो एक ऐसी स्थिति को जन्म देता है, उसके ऐसे सुपरिणाम निकलते हैं जो राज्य व्यवस्था के लिए लाभदायक होते हैं, और इससे व्यक्ति का नैतिक स्वास्थ्य सुरक्षित रहता है। तो इस तरह से आज हमने चर्चा की हीगल के युद्ध संबंधी विचारों के बारे में। अगले
व्याख्यान में हम एक नए विषय के साथ आपके साथ पुनः चर्चा करेंगे। तब तक आप सभी का धन्यवाद।